नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आया हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। अब यहां पर हमारे पास में कुछ अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहला हमारे पास दिया हुआ है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। पहले तो गिवन एलिमेंट्स जो हैं इनको देख करके आप पहचानो, पहले तो गिवन एलिमेंट्स जो हैं इनको देख करके आप पहचानो कि क्या ये गिवन एलिमेंट्स एटम हैं या ये आयन्स हैं। अगर ये एटम्स हैं तो हम नॉर्मल ग्रुप और पीरियड के हिसाब से और कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये आयन्स हैं तो आयन्स के हिसाब से हमारी दो कैटेगरी बनती है, एक तो डिफरेंट आयन्स ऑफ सेम एलिमेंट और दूसरा फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सिंस यहां पर जो हमें स्पीशीज दिया हुआ है ये सब तो एटम्स हैं, तो एटम्स के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि गिवन एलिमेंट्स किस तरह से लाई करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें बेटा, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये सभी के सभी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ये ग्रुप नंबर 14 या ग्रुप नंबर 4A या फिर कार्बन फैमिली के मेंबर है। तो कार्बन फैमिली के मेंबर को हम किस तरह से रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, चलिए देखते हैं। हमको मालूम है सबसे पहले आएगा बेटा कार्बन, कार्बन के नीचे कौन आएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे कौन आएगा बेटा, जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे कौन आएगा बेटा, टिन, टिन के नीचे कौन आएगा बेटा, लेड, Pb। सबसे पहला काम तो आप ये करें, क्योंकि सिंस आपको एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो सब क्या है बेटा, एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ग्रुप के एलिमेंट में आप पीरियड नंबर देखें। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन किसका है बेटा, कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर होता है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर होता है। जर्मेनियम की बात करें जर्मेनियम फोर्थ का है। टिन की बात करें तो टिन फिफ्थ का है, और लेड की बात करें तो लेड सिक्स्थ का है। नॉर्मली अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है बेटा, तो टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार शेल नंबर बढ़ता है, और अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेडियस के हिसाब से हम यहां ऑर्डर बता सकते हैं, कार्बन से सिलिकॉन बढ़ेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम बढ़ेगा, जर्मेनियम से टिन बढ़ेगा। अब टिन और लेड की अगर बात करें बेटा, टिन और लेड की अगर बात करें तो टिन और लेड के अंदर आपको मालूम है कि फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ड्यू टू व्हाट कॉन्सेप्ट, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां अप्लाई होता है, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स में अप्लाई होता है। सो नाउ ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट Sn और Pb का रेडियस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन बोलते हैं बेटा। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। आप देखो बेटा क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन ये सब भी क्या है, ग्रुप के मेंबर है, तो हमने इसको भी अरेंज कर लिया। पहले लिखा बेटा हमने क्रोमियम, उसके बाद लिखा बेटा हमने क्या, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद हमने क्या लिखा बेटा, टंगस्टन। फिर से वही काम करते हैं बेटा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन सर्च करते हैं इनके हिसाब से इनके क्या क्या पीरियड नंबर है। तो क्रोमियम क्या है बेटा, फोर्थ पीरियड का मेंबर है। मोलिब्डेनम की बात करें तो बेटा मोलिब्डेनम फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, और टंगस्टन सिक्स्थ पीरियड का मेंबर है। अब आप देखें बेटा फिर से हमने वही वाली बात सीखी है बेटा कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तो क्रोमियम से मोलिब्डेनम तो रेडियस बढ़ेगा, बट फिर मोलिब्डेनम और टंगस्टन का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी वही है जो यहां पर हमने मेंशन किया है, व्हाट इज LC। LC का मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड वाले का ऑर्डर भी। थर्ड दिया हुआ है बेटा हमारे पास La+3, Ce+3, Gd+3, Lu+3। थर्ड वाले के अंदर देखें बेटा, थर्ड वाले में यहां पर दिया हुआ है हमको La+3, फिर दिया हुआ है बेटा हमको Ce+3, फिर दिया हुआ है बेटा हमको Gd+3, और फिर दिया हुआ है बेटा हमको Lu+3। इसमें आप एक बात नोट करें बेटा, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये लेंथेनॉइड आयंस है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि लेंथेनॉइड आयंस है? जी हाँ, ये लेंथेनॉइड आयंस है। अगर लेंथेनॉइड आयंस होते हैं तो हमने क्या सीखा था बेटा कि लेंथेनॉइड आयंस में जब हम लेंथेनॉइड सीरीज में मूव करते हैं तो लगातार साइज घटता चला जाता है, लगातार साइज घटता चला जाता है। तो साइज अगर घटेगा तो यहां पर भी ऑर्डर किस तरह से आना चाहिए, लेंथेनम+3 सबसे बड़ा, उसके बाद सीरियम+3, फिर Gd गैडोलिनियम+3, और लास्ट में ल्यूटेशियम Lu+3। तो ये ऑर्डर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन का। फोर्थ की बात करें बेटा तो H-Li+Be+2। अब आप देखें बेटा कि फोर्थ ऑप्शन जो है ये बेसिकली किसके बारे में डील कर रहा है, ये डील कर रहा है आयंस के बारे में। और आयंस को देखते से हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, आयंस को देखते से हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं या तो ये डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट होंगे या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। अब अगर हम इसके अंदर देखें बेटा H- इन सब के स्पीशीज के बारे में अगर हम देखें तो यहां दिया हुआ है बेटा हमको H-, फिर दिया हुआ है बेटा हमको क्या, लिथियम+, और फिर हमको क्या दिया हुआ है बेटा, बेरिलियम+2, फिर हमको दिया हुआ है बेटा बेरिलियम+2। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर गिनते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन का नंबर गिना तो हाइड्रोजन में होते हैं बेटा 1, 1+1 कितने हो गए 2, लिथियम में होते हैं 3, 3 में से कम कर दिया बचे 2, बेरिलियम में होते हैं 4, 4 में से 2 कम कर दिया बचेंगे कितने 2। तो क्या अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये सभी स्पीशी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं।
जी हाँ, ये बात कही जा सकती है कि ये सभी स्पीशी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। और अगर ये सभी के सभी स्पीशी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए तो मेरा काम एकदम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में सीखा हुआ है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं जिसमें जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा रेडियस कम, जिसका नेगेटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव कम रेडियस ज्यादा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा H माइनस लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2, इसमें अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो लगातार आपको पॉजिटिव बढ़ता दिखाई देगा। और अगर लगातार पॉजिटिव बढ़ता दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से रेडियस लगातार कम होगा। तो अगर यहां पर रेडियस के ऑर्डर की बात करें, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं बेटा हम, तो डायरेक्टली यहां कही जा सकती है बात कि H माइनस सबसे बड़ा, उससे छोटा लिथियम प्लस और सबसे छोटा कौन हो जाएगा बेटा, बेरिलियम प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक आयंस वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखे बेटा NO, P और S। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन है पीरियड का भी और ग्रुप का भी। कैसे देखे आप, पहले तो आप एक काम करें, NO, P और S को सोचे कि टेबल में ये किस तरह से अरेंज्ड है। पहले तो आप एक काम करें, सोचे कि ये टेबल में किस तरह से अरेंज्ड है। तो आप देखें बेटा कि कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि सेकंड पीरियड के होंगे और कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि थर्ड पीरियड के होंगे। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो लिखा हुआ है बेटा नाइट्रोजन, एक लिखा हुआ है बेटा ऑक्सीजन। थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं, एक तो है बेटा लिखा हुआ यहां पर फॉस्फोरस, एक लिखा हुआ है यहां पर क्या, सल्फर। अब आप एक बात देखें बेटा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के मेंबर है, तो इसमें 2 शेल होंगे। फॉस्फोरस और सल्फर दोनों के दोनों थर्ड पीरियड के मेंबर है, इसका मतलब इसमें 3 शेल होंगे। क्लियरली ये बात कही जा सकती है कि जो थर्ड शेल वाले मेंबर हैं इनका साइज तो सेकंड पीरियड वालों से बड़ा ही होगा। थर्ड शेल वाले जो मेंबर हैं इनका साइज तो सेकंड पीरियड वालों से बड़ा ही होगा। अब अगर हम N और O में कंपेयर करें तो आपको मालूम है बेटा N और O किसके हैं, एक पीरियड के एलिमेंट है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है और रेडियस घटता है। तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, N और O के अंदर N बड़ा हो जाएगा और P और S के अंदर भी सिमिलरली P बड़ा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़े तो हो जाएंगे P और S, उससे छोटे हो जाएंगे N और O। मतलब यहां पर यह बात कही जा सकती है कि P और S का जो सेट हो, तो P और S का जो सेट है वो बड़ा है बेटा किससे, N और O वाले सेट से। अब हम इन दोनों में कंपेयर कर चुके हैं, P और S के अंदर बड़ा कौन, P। तो अगर हम यहां पर फाइनल ऑर्डर बताने की कोशिश करें बेटा तो फाइनल ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा आ जाएगा हमारे पास P से छोटा आ जाएगा बेटा कौन, S से छोटा कौन आ जाएगा बेटा N, और N से छोटा कौन आ जाएगा O। इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर आपके पास में एलिमेंट जो दिए हुए हैं अलग अलग पीरियड के हों या अलग अलग ग्रुप के हों तो ऑन द बेसिस ऑफ शेल नंबर भी आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरीके के हमने क्वेश्चन देखे, अलग अलग तरीके को किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें से कुछ एटम वाले भी थे, कुछ आयन वाले भी थे, अलग अलग पीरियड अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट भी थे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज वुड बी। अब Ni, Pd और Pt, तो चलिए चेक करते हो कि सभी ऑप्शन सेम है। तो Ni, Pd और Pt का पोजीशन देखते हैं बेटा। तो निकिल आएगा, निकिल के नीचे आएगा कौन, पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे कौन आएगा बेटा, प्लेटिनम, बिकॉज दे ऑल आर ऑफ सेम ग्रुप, ये सभी के सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट है। फिर हमने पीरियड नंबर चेक करा बेटा, तो निकिल की अगर बात करें तो निकिल क्या है, निकिल एक 4th पीरियड का मेंबर है। पैलेडियम की बात करें तो ये 5th पीरियड का मेंबर है। प्लेटिनम की बात करें तो ये 6th पीरियड का मेंबर है। और हम ये बात जानते हैं कि नॉर्मली टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, बट 5th पीरियड और 6th पीरियड का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है ड्यू टू व्हाट कॉन्सेप्ट, ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहां पर ऑर्डर क्या आना चाहिए रेडियस का, तो रेडियस का ऑर्डर आना चाहिए कि निकिल सबसे छोटा है, उससे बड़ा होगा बेटा क्या, पैलेडियम, और पैलेडियम और प्लेटिनम का रेडियस क्या बताया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम बताया जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, तो जैसा आप देख सकते हैं बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस, इनमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेडियस किसका होगा। तो आप देखें बेटा इसमें कॉन्फिगरेशन क्या है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, आउटर मोस्ट में आपको दिख रहा है बेटा 3:2। नेक्स्ट 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1, यहां पर आपको दिख रहा है बेटा 3p1, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3, यहां पर बेटा आपको दिख रहा है 3p3, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5, 3:2, 3p5। इसको बेटा आप दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। या तो पहला तरीका तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, पहला तरीका तो ये कि आप इसको अरेंज कर लो कि किस तरह से होंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास आएगा S2, अगर हम किसी पीरियड की बात करें। अच्छा पीरियड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन सबके अंदर जो आउटर मोस्ट सेल है वो सेम है। देखो थर्ड सेल है, इसका भी थर्ड सेल है, इसका भी थर्ड सेल है, इसका भी थर्ड सेल है। तो दिमाग में ये बात तो आनी चाहिए आपको कि ये सभी के सभी क्या है, एक ही सेल के मेंबर है। एक ही सेल के मेंबर के अंदर इनमें से अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आएगा बेटा S2, S2 के बाद क्या आएगा बेटा P1,
P1 के बाद क्या आएगा बेटा P3, और P3 के बाद लास्ट में क्या आएगा बेटा P5 आएगा। इसको आपने इस तरह से देखा। अब लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपको मालूम है लगातार Z इफेक्टिव बढ़ता है, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ता है इसका मतलब रेडियस लगातार घटता है। तो रेडियस का ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा S2 का, उससे छोटा P1, उससे छोटा P3 और सबसे छोटा कौन आ जाएगा P5। ये ऑर्डर बता दिया हमने किसका बेटा, रेडियस का ऑर्डर आ गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट रेडियस किसका है, तो लार्जेस्ट रेडियस का आंसर क्या जाना चाहिए हमारा ए ऑप्शन। ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, आप एक काम करो, क्योंकि आपको कॉन्फिगरेशन तो दिया हुआ है, आप इनके हिसाब से एलिमेंट कैलकुलेट कर लो, आप इनके हिसाब से एलिमेंट कैलकुलेट कर लो। जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2, एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 12। 12 का मतलब एलिमेंट कौन हो गया, 12 का मतलब एलिमेंट हो गया मैग्नीशियम। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, एटॉमिक नंबर 15 फास्फोरस। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एटॉमिक नंबर 17 एलिमेंट कौन हो गया बेटा क्लोरीन। अब आपस से आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, क्या ये सभी एलिमेंट एक पीरियड के हैं, जी हाँ, ये सभी के सब एलिमेंट किसके हैं बेटा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। और थर्ड पीरियड हो कोई सा भी पीरियड हो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लगातार रेडियस क्या होता है, घटता है। तो यहां से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा मैग्नीशियम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा, अगर आपके पास कभी कॉन्फिगरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो या तो आप सिंपल ऑन द बेस ऑफ कॉन्फिगरेशन चेक कर सकते हैं, या फिर आप उसको एलिमेंट के हिसाब से अरेंज करके भी क्वेश्चन को चेक करा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा S-2, इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं बेटा, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, ये किससा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो चेक करके देखते हैं बेटा इसके अंदर सल्फाइड आयन के बारे में। S के ऊपर आ गया बेटा क्या चार्ज -2। अब S-2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सल्फर में होते हैं 16, 16 + 2 कर दिया तो कितने आ गए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम सभी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। यहां दिया हुआ बेटा हमको आर्गन, आर्गन की अगर बात करें हम, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो होगा, बोल रहा है कि नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखना बेटा नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट इनकरेक्ट ऐसे वर्ड्स पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो आर्गन में तो होंगे, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ बेटा Cl-, क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर 17 + 1 कर दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट दिया हुआ बेटा हमको HS-, अब HS- का मतलब क्या हो गया, तो इसको देखकर घबराना नहीं है, आपको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर गिनना है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सल्फर में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज और लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और होगा। इन तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब आप देख सकते हैं वैसे ऑप्शन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आंसर होना चाहिए, पर हम फिर भी इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है बेटा क्या टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +3 दिया हुआ है, इसको हमें चेक करना है। तो पहले काम तो आप ये करेंगे टाइटेनियम को देखें। टाइटेनियम की अगर बात करें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 22। 22 का मतलब क्या होगा बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर आप टाइटेनियम को टाइटेनियम +3 बनाएंगे, अगर आप टाइटेनियम को टाइटेनियम +3 बनाते हैं तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, आपको इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। और 22 में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं, 22 में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं तो बचते कितने हैं बेटा, बचेंगे आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन। तो 19 इलेक्ट्रॉन वाला इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए बेटा डी ऑप्शन। इस तरह से आप चेक करके इसको देख सकते हैं बेटा, इस तरह से भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं बेटा कि अब इसका आंसर क्या जाएगा, हमारे पास डी ऑप्शन आंसर जाएगा इसका। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक नए टॉपिक के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको कि हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, नाम क्या है इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी / एंथैल्पी / पोटेंशियल। मतलब ये हुआ कि हम अगर कहीं पर आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा होगा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा होगा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा होगा, इन सबको हम एक ही चीज लेकर के चलेंगे। अब इनको सिंबल से क्या बताया जाता है बेटा, तो इसको हम IE या फिर IP के नाम से इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है बेटा इसका, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या इस बात का देखते हैं बेटा, एक एक करके देखें आप। देखें, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल का जो सबसे लूजली बॉन्डेड है, मतलब सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर सबसे कम अट्रैक्शन लग रहा है, उसको रिमूव करना है। अब हमें उसको रिमूव करना है
इन ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल स्टेट के अंदर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसा नॉर्मल एटॉमिक स्टेट के अंदर होता है उसी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, अब यहां पर एक शब्द आया है बेटा, देखें आप, आइसोलेटेड गैसियस एटम। पहली बात तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है, देखें आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, अलग थलग कर देना। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग थलग कर देना। तो एक ऐसा एटम जो कि आइसोलेट होगा और ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, गैसियस स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब अगर आपने किसी एक एटम को उठा करके एकदम आइसोलेट कर दिया, अब उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बस उसी एनर्जी का नाम क्या दिया गया है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी आईई। तो बात समझना है बेटा आपको। मतलब अगर हम इसको समझाना चाहें इक्वेशन के फॉर्म में तो क्या बताएंगे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एलिमेंट है एक्स गैसियस, एक्स एलिमेंट कोई भी हो सकता है, आपने क्या करा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आप देखिए बेटा इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब एक्स गैसियस ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बना लेगा बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एनर्जी का जो कंजम्पशन हुआ, बस उसी एनर्जी कंजम्पशन का नाम हमने क्या दिया है बेटा, आईपी या फिर आईई। तो आईपी का मतलब क्या है बेटा, किसी एटम की यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ डायग्राम के फॉर्म में देखें, यहां पर हमारे पास में एक एटम है, एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें कुछ सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब जितना वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या कहा जाएगा, उसको उस सिस्टम का आईपी कहा जाएगा, उस एटम के लिए उसको क्या कहा जाएगा बेटा, आईपी कहा जाएगा। तो आईपी का मतलब क्या हो गया बेटा, आईपी का मतलब है कि वह मिनिमम एनर्जी जो कि हमें रिक्वायरमेंट है किसी एटम के मोस्ट लूजली बाउंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आईपी। अब यहां पर आपको बात ध्यान देनी क्या है बेटा, आप देखें बेटा इस इक्वेशन के हिसाब से मैंने जो आपको बात बताई कि पहली बात तो वो आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरी बात गैसियस होना चाहिए, एटम होना चाहिए। मतलब क्या है, आईपी की अगर हम बात करें तो आईपी डिफाइंड कहां होगा, एक तो एक सिंगल एटम के लिए डिफाइंड होगा, दूसरी बात वो जो सिंगल एटम है वो क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरी बात ये हुआ कि वो किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तब हम उसको आईपी के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा आईपी के अंदर। चलिए इसमें और बातें डिस्कस करते हैं, आईपी क्या क्या बातें बोलने की कोशिश करता है, देखते हैं। अब हमारे पास में यहां पर एक क्वेश्चन आया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज करस्पॉन्ड्स टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां पर हमारे पास में कुछ इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, और इस इक्वेशन के बेस पर हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो कि आईपी को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बेटा एक्स सॉलिड से एक्स प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन का बनना। अब पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये आईपी है, क्यों, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो रहा है। पर मैंने आपको क्या बताया बेटा कि आईपी के लिए क्या होने चाहिए कंडीशन, कि गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए और आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। अब आप देखें बेटा कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करा जा रहा है, यहां आप देख सकते हैं कि यहां सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करा जा रहा है। सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूवल को आईपी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये अपना आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें आईपी की पहचान करनी। चलिए तो अगला देख लेते हैं। ऑप्शन बी की हम बात करें तो x2 गैसियस से x प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखकर भी आपके दिमाग में बात आ सकती है कि यहां पर तो गैसियस स्टेट दे रखा है, तो इसका मतलब ये आईपी हो सकता है, पर ये भी आईपी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया बेटा आपको क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस के साथ साथ एटम भी होना चाहिए। जबकि आप देखें यहां इलेक्ट्रॉन रिमूवल कहा जा रहा है, कहां से बेटा, x2 में से। x2 का मतलब क्या होगा, x2 का मतलब होगा कोई मॉलिक्यूल, लाइक H2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस आईपी नहीं है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर हो नहीं सकता, ये आईपी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा, एक्स गैसियस से हमने एक्स प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। अब यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, क्यों, क्योंकि पहली बात तो हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दूसरी बात यह कि एक सिंगल एटम है, दूसरी बात यह है कि वो गैसियस से, तो गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकल के गैसियस में ही कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हाँ इस वाले प्रोसेस को आईपी का नाम दिया जा सकता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है बेटा, सी ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम डी ऑप्शन के चेक करके भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन बोल रहा है कि एक्स एक्वस से एक्स प्लस एक्वस। अब आप देख सकते हैं बेटा एक्वस की बात नहीं करेंगे, हम एक्वस की बात नहीं कर सकते, तो ये भी अपना आंसर होगा नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से बात करा जाए तो अपना आंसर क्या होना चाहिए बेटा, अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी ऑप्शन, अपना सी ऑप्शन अपना इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले तो सक्सेसिव वर्ड के बारे में बात करें। सक्सेसिव बोले या कंसेक्यूटिव बोले, दोनों को हम एक तरीके से लेके चल सकते हैं। सक्सेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, एक के बाद के एक इलेक्ट्रॉन को लगातार रिमूव करते चले जाना, इसको बोलेंगे हम क्या, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में बताना चाहें तो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बताएंगे देखते हैं। जैसे कि
फॉर एन एटम एम गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर एस फॉलो। सक्सेसिव आईपी किस प्रकार से होगा बेटा देखते हैं। क्या आप देखें बेटा, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, एम गैसियस ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करा E1, इससे क्या बन गया बेटा M प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या बोला बेटा, E1 यहां पर क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम फर्स्ट आईपी बोल सकते हैं, IP1 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, अब हम M प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो M प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो M प्लस में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करा उसने, लेट अस सपोज E2, तब क्या बनाया बेटा इसने M+2, और इस प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया बेटा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें, तो जब हम M+2 में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब M+3 बनेगा, और इस दौरान जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा इसका नाम ही क्या दिया जाएगा बेटा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम इसको IP3 भी बोल सकते हैं। तो यदि हम चाहें बेटा तो हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने लिखा है इसको ऐसे IP1, हम इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसे IP2, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, IP3। IP लिखें या IE लिखें, बात एक ही है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम सेम लेकर ही चलते हैं। अब बात यहां पर ये, पहली बात तो आप एक बात समझें कि IP1 का मतलब क्या है। तो IP1 का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा बेटा, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना। IP1 का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना। आप देखें बेटा, IP1 का मतलब क्या है, M गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको क्या बोलेंगे, IP1। सिमिलरली IP2 का मतलब क्या होगा बेटा, IP2 का मतलब होगा +1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना। IP2 का मतलब क्या होगा बेटा, +1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना। सिमिलरली IP3 का मतलब क्या होगा बेटा, +2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो लेट अस सपोज हम आपसे पूछे कि IP6 का मतलब क्या होगा, तो IP6 का मतलब क्या होगा, +5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना। मतलब आप दिमाग में इस तरह से लेकर के चलें कि जो भी हमें IP का नंबर दिया होता है उससे एक कम से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। जो भी हमें IP का नंबर दिया होता है उससे एक कम से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। लेट अस सपोज जैसे हमने बताया आपको, आपके सामने मान लो कि IP4 बोले, तो IP4 को बोलते से आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि हम +3 में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, हम +3 में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। जैसे हम IP6 के बारे में बात करें तो IP6 का मतलब क्या हो गया, हम +5 में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें। हम IP1 की बात करें तो IP1 का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। IP1 बोले या IP बोले तो बाय डिफॉल्ट दोनों एक ही बात होता है। तो कहीं पर अगर आपको IP दिया हुआ है या IP1 दिया हुआ है तो दोनों को आप सेम तरीके से लेकर चलेंगे। तो पहली बात तो दिमाग में ये लेकर के चलनी है कि IP के साथ जो एसोसिएटेड होता है हमेशा उससे एक कम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। अगर IP2 है तो +1 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, IP3 है तो हम +2 से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। अब हम अगला काम, ये तो हमारा हो गया समझने वाला काम। अगला काम हमारा ये है कि हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें IP1, IP2 और IP3 में, कि क्या हम IP1, IP2 और IP3 को कंपेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, देखे बेटा, इन सभी इक्वेशन को हमें एक साथ जोड़ करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इक्वेशन को बेटा हम इस तरह से लिख रहे हैं, यहां पर लिखा बेटा हमने क्या, M गैसियस। जब इस M गैसियस ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, M प्लस गैसियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां लिख दिया हमने ये अपने पास में M प्लस गैसियस बन गया। इसके बाद अगर हम यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये M+2 गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इसमें से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब ये क्या हो जाएगा, M+3 गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम आगे भी ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें इतना समझने की जरूरत है, हम आगे के लिए ऑटोमेटिकली कंपेयर कर सकते हैं। हमने क्या बोला बेटा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, IP1। हमने क्या बोला बेटा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, IP2। और इस प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया हुआ है, IP3। अब आप एक बात देखें बेटा कि IP1, IP2, IP3 तीनों ही एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि हमें जब M गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके कंपैरिजन में जब हमें M+ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तब हमें यहां पर ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखें बेटा, जैसे अगर मैं M गैसेस M+, M+2, M+3 की बात करूं तो इधर से इधर की ओर जाने पर आप ये बात देख सकते हैं कि ये सब क्या है, ये सब है डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। M हो गया, M+ हो गया, M+2 हो गया, M+3 हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। और आप ये बात भी देख सकते हैं कि यहां पर आपको लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आपको लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या मैं इसका ये बात बोल सकता हूं कि यहां पर Z इफेक्टिव का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। अब अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि यहां पर अट्रैक्शन का अमाउंट भी बढ़ेगा। अब अट्रैक्शन का अमाउंट बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए बेटा, IP का मतलब क्या है कि हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, कहां से, किसी एटम से। अब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद रिमूव नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट कर रखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। तो कॉमन सेंस से ये बात समझी जा सकती है कि जहां पर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा
वहीं पर उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहां पर अप्लाई करें, तो अगर हम m+m+2 m+3 की बात करें, तो लगातार जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे, तो सिंस पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए Z इफेक्टिव की मात्रा बढ़ेगा और इसलिए अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें लगातार मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, लगातार हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो सिंस यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए बेटा यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, और इसी एनर्जी का नाम हमने क्या बोला है बेटा, IP। इसका मतलब IP का मान भी, IP का जो वैल्यू है उसका भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर IP का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब बात यहाँ पर यह है कि दुनिया में किसी भी एलिमेंट के लिए बात करें, देखो बेटा हमने यहाँ पर कुछ नहीं बताया आपको कि एलिमेंट नोबल गैस होगा, नहीं बताया। एलिमेंट हेलोजन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया। अल्कली मेटल होना चाहिए, कुछ नहीं बताया। इसमें हमने कुछ भी कमेंट नहीं करा। मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट अभी बताया, ये दुनिया के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, दुनिया के हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई करा जा सकता है। और अप्लाई करने पर क्या बोलेंगे हम कि दुनिया के हर एलिमेंट के लिए जो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी का वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगा ही सही। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर IP1, IP2, IP3 के लिए, तो चाहे ये एलिमेंट अल्कली मेटल होता, चाहे हेलोजन होता, चाहे डी ब्लॉक का होता, F ब्लॉक का होता, कैसा ही एलिमेंट होता, हमेशा उसके IP1 से IP2 का वैल्यू बड़ा होगा और IP2 से IP3 का वैल्यू बड़ा होगा। और क्यों है इसके पीछे आप रीजन समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकालते चले जा रहे हैं, लगातार सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब Z इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा, और उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि IP का वैल्यू लगातार बढ़ेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं बेटा कि E1, E2, E3, क्योंकि हमने यहां पर E1, E2, E3 से रिप्रेजेंट करा है, तो E1 से बड़ा E2 होगा, E2 से बड़ा क्या होगा, E3 होगा। और ऑलवेज फॉर एन एलिमेंट, दुनिया के हर एलिमेंट के लिए सक्सेसिव IP का वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होता है, कभी भी वो डिक्रीज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते बेटा, एक क्वेश्चन आया अपने पास में, A से A+ बन रहा है, या E1 है, A+ से A+2 बन रहा है, ये E2 है, A+2 से A+3 बन रहा है, ये E3 है। पहले तो जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको हमेशा प्रोसेस को पहचानना है कि प्रोसेस क्या है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि A से A+ बना है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन का रिमूव का मतलब क्या है, ये तो IE, इसका मतलब हम इसको चाहें तो IP1 बता सकते हैं। सिमिलरली जब A+ से A+2 बना होगा, तब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, तो E2 का मतलब क्या है, उसके लिए हम IP2 का वैल्यू बोल सकते हैं। और जब A+2 से A+3 का वैल्यू है, इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, जिसको कि हम IP3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि सिंस हम एलिमेंट तो A रख रहे हैं, और A के लिए क्या होगा, IP1 से बड़ा IP2 होगा, IP2 से बड़ा IP3 होगा। तो ये बात बोल सकते हैं कि सिंस यहां पर IP1 उससे बड़ा होगा IP2, और उससे बड़ा क्या होगा, IP3, क्योंकि सक्सेसिव IP तो हमेशा बढ़ता है। जस्ट अभी हमने देखा IP1 को ही क्या रिप्रेजेंट करा गया है, यहां पर E1 बताया गया है, IP2 को यहां पर E2 बताया गया है, और IP3 को यहां पर E3 बताया गया। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन अपना ये होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर होगा नहीं, थर्ड ऑप्शन अपना क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या जाएगा बेटा, सी ऑप्शन अपना क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें IP से रिलेटेड क्या क्या है। देखें, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। अब देखिए बेटा, आपके पास में एक नया नाम आया है यहां पर, सब्लिमेशन एनर्जी। अब सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझें, जब भी कभी हम किसी को सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट करते हैं, तब सिस्टम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। जब भी हम किसी को सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तब जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SE से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब IP के अंदर हमने क्या देखा था, IP के अंदर हमने ये बात देखा था कि IP क्या होता है बेटा, गैसियस एटम के लिए डिफाइंड होता है, सॉलिड वाले एटम के लिए डिफाइंड नहीं होता। मतलब ये होगा कि अगर हमें कभी कोई सॉलिड स्पीशीज दिया जाएगा, तो सबसे पहले हमें उस सॉलिड को सब्लिमेशन एनर्जी देख करके गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं बेटा, IP बोल सकते हैं। तो याद रखें बेटा कि जब भी कभी सॉलिड से इलेक्ट्रॉन जब भी कभी सॉलिड को हमें डायरेक्टली कन्वर्ट करना होगा गैस में, तब जो एनर्जी कंजम्पशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे। और फिर अगर हम गैस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आगे, तब उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, IP बोल सकते हैं। सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल करके गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस IP नहीं होगा, वो एक्चुअल में दो प्रोसेस का सम होगा। पहले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेशन होगा, फिर गैस से उसका पॉजिटिव आयन IP बनेगा, तो वो प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन प्लस IP।
तो बेटा सब्लिमेशन एनर्जी के बारे में ये कुछ डिस्क्रिप्शन हुआ कि डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इन इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी SC। चलिए अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्स्ट IE। अब आप देखिए बेटा इसके अंदर क्या है पॉइंट, फर्स्ट IE मतलब कि हमें फर्स्ट IP1 के बारे में कमेंट करना है। चलिए ठीक है, IP1 के बारे में कमेंट करते हैं। तो अगर कोई IP है तो उसको IP कंडीशन तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। पहला देखते हैं सवाल, Na सॉलिड से Na प्लस गैसेस बनाया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल तो है, पर क्या ये IP होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हो रहा है? सॉलिड से हो रहा है, और सॉलिड से होना भी बताया हमने आपको बेटा IP नहीं होता, इसका मतलब ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है अपने पास में हाफ ऑफ F2 गैसियस से F प्लस गैसियस। अब कई सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं दिमाग में खुद ही बात मान लेते हैं कि सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये जो हाफ लगा हुआ है आगे, ये तो सिर्फ इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है। आप देखो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हो रहा है, आप देखो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जा रहा है F2 में से। हाफ तो इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी यहां पर हाफ लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 कर देता, मान लो कि मैं इसको 1 कर देता। तो कभी भी ऐसे केस में आप स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आगे जो नंबर लिखा होता है उस पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ ये सोचे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हो रहा है। तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि F2 से इलेक्ट्रॉन निकल करके F प्लस बन रहा है। F2 से निकलने का मतलब क्या है? X2 यानी कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना भी IP नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपना आंसर हो नहीं सकता। बात समझ आ रही बेटा आपको? इस हाफ से इस 2 को कैंसिल करके मत सोचना बेटा, ये हाफ क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, जिसको कि हम देखेंगे नहीं, इस कोफिशिएंट को आगे देखा नहीं जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, Mg गैसियस से Mg+2 गैसियस। अब ये वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन आप देखें बेटा, जिनॉन गैसियस से जिनॉन प्लस गैसियस, इन दोनों ऑप्शन में ही आपको देखने में लगेगा कि इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहा है। पहली कंडीशन तो चेक हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बेटा कि गैसियस से ही इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, पर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे फर्स्ट IP के बारे में, IP1 के बारे में। आपको यहां पर IP1 के बारे में कमेंट करना है, ना कि आपको यहां पर सम ऑफ IP के बारे में कमेंट करना है। आप देखें मैं इस बात को कि Mg गैसियस से Mg+2 गैसियस बनना एक्चुअल में 2 प्रोसेस का सम है। क्या क्या प्रोसेस होगा बेटा? यहां पर पहले जो Mg है वह कन्वर्ट करा जाएगा Mg+ के अंदर, और Mg+ से कन्वर्ट करा जाएगा उसको Mg+2 के अंदर। और क्वेश्चन में हमें यहां से लेकर यहां तक का डायरेक्टली सम दिया हुआ है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये वाला प्रोसेस एक्चुअल में IP1 होगा और ये वाला प्रोसेस एक्चुअल में IP2 होगा। तो यहां से यहां का कन्वर्जन पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये होगा बेटा IP1 प्लस IP2। और क्वेश्चन हमसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट IP1 के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो दोनों का सम हुआ, तो ये भी अपना आंसर होगा नहीं। तो फाइनली अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा बेटा? डी ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, और सब्लिमेशन और बाकी सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें बेटा, तो देखा बेटा हमने यहां पर आंसर इसका डी ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एनी न्यूट्रल एटम आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? ऐसा क्यों है? देखे बेटा, बात यहां पर यह कही गई है कि दुनिया में कैसा ही एटम हो उसके लिए IP का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा। ऐसा क्यों होता है? आप खुद समझे बेटा इस बात को। अगर हम किसी एटम की बात करें, हम यहाँ कुछ डिफाइन नहीं कर रहे कि नोबल गैस है, अल्कली मेटल है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, कुछ भी एलिमेंट हम बता नहीं रहे। कोई भी नॉर्मल अगर एटम है तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है और बीच में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है ये बाउंडेड है, अभी ये न्यूक्लियस से द्वारा अपनी ओर अट्रैक्टेड है। क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी हमेशा देनी ही पड़ेगी। तो चाहे ये एटम कैसा ही हो, चाहे ये एटम कैसा ही हो, हमेशा इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता रहेगा, हमेशा आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता रहेगा। इसका मतलब आपको हमेशा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो चाहे दुनिया में कैसा ही कोई सिस्टम हो, चाहे दुनिया में कोई कैसा ही एटम हो, किसी भी एटम के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको हमेशा सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हमेशा उसको
निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये बात बोली जा सकती है कि दुनिया में हर एटम के लिए आईपी का वैल्यू हमेशा क्या होगा बेटा, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। आईपी हमेशा क्या होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये बात याद रखे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया के हर एटम के लिए आईपी का वैल्यू एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कभी भी खुद ब खुद बाहर नहीं निकल सकता है। उसको निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और तब जाकर उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। सिंस एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव बताया जाएगा। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस पॉइंट को आप लोग याद रख के चलें, काफी काम आएगा आपके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बेस पर एनालिटिकल क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि सिंस एनर्जी का यूनिट है तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, तो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी का यूनिट है बेटा, तो हम इसको एनर्जी के हिसाब से किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल या फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हिसाब से इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, और इस कड़ी में हमारे पास सबसे पहले नाम आता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव के बारे में हमने क्या बात देखा था बेटा, जेड इफेक्टिव में हमने एक बात देखा था कि अगर जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का मतलब हमने क्या समझा था, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का। किस पर, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। तो ऑटोमेटिकली बात है, कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि अगर कभी कोई जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब न्यूक्लियस का, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हम आईपी बोल रहे हैं, उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आईपी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, जेड इफेक्टिव के। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसी के लिए आईपी का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा। लेट अस सपोज अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब आपको ये बात मालूम है कि ओ, एफ और एन ये तीनों ही क्या है बेटा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे लगातार जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा और इसलिए यहां पर आईपी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो लगातार यहां पर आईपी का वैल्यू बढ़ा। सेकंड फैक्टर है बेटा हमारे पास में एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस में हम किस प्रकार से सोचेंगे, देखे बेटा अगर कभी कोई रेडियस बढ़ता है तो रेडियस का आईपी से क्या रिलेशन है, तो बहुत कॉमन सेंस से बात समझी जा सकती है कि जब भी कभी रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन लगातार कम होगा। और अट्रैक्शन लगातार कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर कोई फर्स्ट शेल का मेंबर है तो वहां पर डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब वहां पर आईपी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। जैसे हम शेल नंबर 2 कर देंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, तो आईपी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सेकंड शेल से बड़ा थर्ड शेल होगा, आईपी और कम हो जाएगा। थर्ड से बड़ा फोर्थ होगा और कम हो जाएगा। फोर्थ से बड़ा फिफ्थ होगा और भी कम हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं बेटा, कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे यहां पर रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, अगर हम रेडियस को आर से डिनोट करें, अगर रेडियस का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो लगातार डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन घटेगा इसका मतलब आईपी का वैल्यू भी घटेगा। इसलिए बात कही गई है कि आईपी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस ज्यादा, आईपी का वैल्यू कम, एटॉमिक रेडियस कम, आईपी का वैल्यू ज्यादा। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब आप देख सकते हैं बेटा ये सभी के सब एलिमेंट क्या है, ये सब एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 1 में हम ये बात जानते हैं, किसी भी ग्रुप में हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे, लगातार रेडियस बढ़ेगा और रेडियस बढ़ रहा है इसलिए आईपी का लगातार घट रहा है, आईपी का लगातार डिक्रीजिंग बताया गया। थर्ड बात करें बेटा फॉर आयंस। देखिए बेटा आयंस के लिए हम क्या बात करेंगे, तो पहले बात तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको जेड इफेक्टिव पढ़ते टाइम कि आयंस को लेकर के दिमाग में दो बातें चलेंगी, या तो हमारे पास डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट आएंगे या फिर हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी आएंगे। तो आयंस के लिए वापस से हम दो ही बातें कर रहे हैं, या तो हमारे पास में डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट हो या फिर हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो। तो उन दोनों ही केस के अंदर आईपी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, जेड इफेक्टिव के। और जेड इफेक्टिव आप जानते हैं प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के।
तो वो सब बातें जो हमने जेड इफेक्टिव के अंदर देखी थी वही सब बातें वापस से आएंगी किसके अंदर, आईपी के अंदर। मतलब कि वो सब क्वेश्चन जो हमने जेड इफेक्टिव में देखे थे वही सब क्वेश्चन वापस से दोहराए जा सकते हैं किसके लिए, आईपी के लिए, क्योंकि जिसका पॉजिटिव ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। और सिंस आईपी और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जहां पॉजिटिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। जहां नेगेटिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव कम होगा, आईपी का वैल्यू भी कम होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा Fe+3 Fe+2 Fe, अब ये सब क्या है बेटा, डिफरेंट आयंस और सेम एलिमेंट है। इसमें लगातार पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज घटेगा, इसका मतलब जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा, आईपी का वैल्यू भी घटेगा, तो लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा नियॉन प्लस और नियॉन। अब आप सोचो बेटा कि नियॉन प्लस और नियॉन में हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो बेटा नियॉन प्लस और नियॉन में पॉजिटिव नियॉन प्लस पे ज्यादा है, डिफरेंट आयंस और सेम एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा, डिफरेंट आयंस और सेम एलिमेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा। जहां पॉजिटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा, आईपी का वैल्यू ज्यादा, तो नियॉन प्लस के अंदर जेड इफेक्टिव का वैल्यू हाई होने की वजह से आईपी का वैल्यू भी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब हमारे पास में क्वेश्चन आया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर हमको कुछ इक्वेशंस दे रखी है बेटा, इक्वेशन देख करके पूछ रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम आईपी वुड बी ऑफ। चलिए देख एक करके देखते हैं बेटा। पहले हमें दिया हुआ है m- से m, ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है m से m+, m+ से m+2, m+2 से m+3, सभी के सभी गैसियस के अंदर है तो हम सबको एक साथ लेकर के चल सकते हैं। अब पूछ रहा है हमसे कि जरा बताइए कि मिनिमम कहां होगा और मैक्सिमम आईपी कहां होगा। तो अभी तो बेटा आपको सब इक्वेशन अलग अलग दिख रही है, हम एक काम करते हैं इन सबको एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने सक्सेसिव आईपी में देखा था, क्या पता कोई रिलेशन निकल करके आ जाए। देखिए बेटा पहला इक्वेशन दिया हुआ क्या हमें दिया हुआ है बेटा m- से m का बनना, ठीक है, m- से m बना दिया। अगला दिया हुआ है हमें क्या बेटा m से m+ का बनना, ठीक है, हमें दिया हुआ है अगला m से m+ का बनना। फिर हमें दिया हुआ है अगला m+ से m+2 का बनना, m+ से m+2 बना दिया। और फाइनली हमारे पास में m+2 से m+3 का बनना दिखाई दे रहा है। सभी के सभी क्या है हमारे पास गैसियस के अंदर है, तो हमने ऐसे सबको गैसियस के अंदर बता दिया। ये सभी के सभी हमारे पास गैसियस के अंदर आ गए। इसके बाद एक बात देखें बेटा आप, इसने क्या बोला कि इस प्रोसेस का नाम दिया गया है ए, यहां दिया गया है बी, यहां दिया गया है सी, और यहां क्या दिया गया है बेटा, नाम डी दिया गया है। क्या आपको ऐसा देखने में लग रहा है कि ये सब डिफरेंट आयंस और सेम एलिमेंट की तरह बिहेवियर शो करेंगे? क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि ये सब के सब सक्सेसिव आईपी की तरह बिहेवियर शो करेंगे? जी हाँ, ये बात बोली जा सकती है। आप देखें बेटा m- m, m+ m+2 m+3, इनके लिए बात बोली जा सकती है, इधर से इधर की ओर गए, लगातार पॉजिटिव चार्ज हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब हमें जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब हमें आईपी भी यहां पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब सबसे कम आईपी किसका होगा, पहले वाले प्रोसेस का, और सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा बेटा, लास्ट वाले प्रोसेस का। तो पूछ रहा है हमसे मिनिमम, तो बेटा मिनिमम का आंसर तो अपना क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। पूछ रहा है हमसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का आंसर क्या चला जाएगा बेटा, डी ऑप्शन चला जाएगा। तो क्या होगा बेटा, A, D अपना आंसर होगा। अब A, D कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगला हमारे पास में क्वेश्चन आया, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन इज एब्रीवेटेड एज। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि यूनिपॉजिटिव का मतलब क्या है। यूनिपॉजिटिव का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालने को हम क्या बोलेंगे? तो चलिए हमने यहां पर बात करी, एक पॉजिटिव चार्ज देखा हमने m गैसियस, m+ गैसियस, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जब हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, m+2 बनेगा, m+2 बनेगा ना बेटा। अब आप मुझे बात बताओ कि इसको क्या बोलेंगे? तो बेटा याद करो मैंने क्या बताया था बेटा आपको, कि जो आईपी का नंबर होता है उससे एक कम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे एक नंबर ज्यादा होगा आईपी का। सिंस यहां पर +1 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो +1 से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होगा, यह प्रोसेस कहलाएगा क्या, IP2, क्योंकि IP2 का मतलब क्या होगा, +1 से इलेक्ट्रॉन निकालना। समझ आ रही है बात बेटा आपको? तो यूनिपॉजिटिव आयन की बात कर रहा है तो +1 से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, मतलब प्रोसेस का नाम क्या होगा, IP2। IP2 का मतलब फर्स्ट आईपी नहीं है, थर्ड आईपी नहीं है, सेकंड आईपी क्वेश्चन का आंसर होगा। अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो ऐसे भी आपको सोच करके चलना पड़ सकता है बेटा। देखें आप अगले फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर बेटा अपने पास में स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स क्या है, ये पॉइंट आपके पास में नया आया है, ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है, हाफ फिल्ड P3D5F7 एंड फुली फिल्ड P6D10F4 F14 कॉन्फिगरेशंस are more stable than others, so it require more energy to remove electron from them। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें इस बात को बेटा। क्या है बात, यहां पर ये कही गई है
कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सभी के सभी भरे होंगे। जैसा कि आप ये बात जानते हैं बेटा कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो P6, सिमिलरली D10 और F14, यह कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे बेटा, फुलफिल्ड होंगे। और इसके अलावा अगर हम सभी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरें तब जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे सभी ऑर्बिटल में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, लाइक P3, D5, F7। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कही जाती हैं। तो 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुल फील्ड, हाफ फील्ड और रेस्ट आर पार्शियली फील्ड, ये सब कॉन्फ़िगरेशन कही जाती है। अब जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यह एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और आप समझ सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर सिमेट्री भी खूब है। तो सिमेट्री आने की वजह से उनके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। अब ये बात हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी सिस्टम जो कि स्टेबल है वो अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता। दुनिया में कोई भी सिस्टम जो स्टेबल है वो अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको वहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है वो अपने आप को अनस्टेबल होता हुआ देखना नहीं चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो सिंस हम यदि सिमेट्री के बेस पर बात करें बेटा, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड अदर रीजंस आल्सो। दैट्स वाई यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। और इसी पॉइंट का हम यहां पर यूज कर रहे हैं आईपी के अंदर, क्योंकि आईपी में हम इलेक्ट्रॉन निकालने की ही बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की ही बात करते हैं। मतलब क्या है इस बात का, आप समझे बेटा, एग्जाम्पल से भी आपको बात क्लियर होती है। देखें, एग्जाम्पल लिया बेटा हमने यहां पर नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। देखिए बेटा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। पहले हम यहां पर IP1 के बारे में बात करेंगे। अब मैंने क्या बताया बेटा आपको, IP1 बोले या ग्राउंड स्टेट बोले, आईपी कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद होगा बेटा इसके अंदर, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p3, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बेटा 2p4। अब सिंस 2p3 कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो कि हाफ फील्ड कैटेगरी में आएगा, जबकि जो P4 अपने पास में है वो ना तो हाफ फील्ड है ना ही वो फुल फील्ड है, इसका मतलब वो पार्शियली फील्ड कैटेगरी में आएगा। तो बात यहां पर ये कही गई है कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, इस वजह से वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि वह हाफ फील्ड है। और सिंस हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड, इसीलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए अगर हम यहां पर IP1 की बात करें या नॉर्मल IP की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन के लिए IP1 का वैल्यू हाई होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हमें मिल गया है। नेक्स्ट, अगर हम यहां से बेटा IP2 की बात करें तो IP2 का मतलब क्या हो गया, लेट अस सपोज हम IP2 कंपैरिजन करना चाहते हैं तो क्या होगा, पहले हमें दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हमने दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जब हम नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब क्या बचेगा बेटा, तो बेटा 2p3 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन गया बेटा 2p2, और 2p4 में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन गया बेटा 2p3। अब आप ये बात देख सकते हैं, अब 2p3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है 2p2 से। क्यों? क्योंकि अब 2p3 आपको हाफ फील्ड मिल गया, जबकि 2p2 आपको पास नॉर्मली पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या इनकम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब अब की बार IP जो होगा वो इस वाले का हाई होगा उस वाले से। मतलब अगर हम IP2 की बात करें तो IP2 के लिए ऑक्सीजन का वैल्यू हाई होगा एज कंपेयर टू व्हाट, नाइट्रोजन। तो IP1 नाइट्रोजन का हाई है ऑक्सीजन से, पर IP2 ऑक्सीजन का हाई है किससे, नाइट्रोजन से। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखा बेटा हमने और एग्जांपल फॉस्फोरस और सल्फर का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, फॉस्फोरस कॉन्फ़िगरेशन 3p3, सल्फर का 3p4। अब आप ये बात देख सकते हो बेटा कि 3p3 और 3p4 के अंदर ये p3 है ये p4 है। p3 का मतलब हाफ फील्ड, p4 का मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी आधा, IP का वैल्यू आधा, इसलिए IP1 की हम बात करें तो फॉस्फोरस का IP1 हाई होगा सल्फर से। पर अगर हम यहां पर IP2 की बात करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते से ये बन जाएगा 3p2, ये बन जाएगा 3p3। अब 3p3 की स्टेबिलिटी हाई, इसलिए यहां पर IP का वैल्यू भी सल्फर का हाई हो जाएगा। तो IP1 फॉस्फोरस का हाई है सल्फर से, पर IP2 सल्फर का हाई हो जाएगा किससे बेटा, फॉस्फोरस से। तो इस तरह से देखा बेटा हमने कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अफेक्ट करेगा हमारे पास IP को। जहां पर सिस्टम एक्स्ट्रा स्टेबल होगा वहां पर ही एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो IP का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब ये जो हमने पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ा बेटा, इस पूरे पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वह ये कि ये वाला पॉइंट तब अप्लाई करा जाता है
जब एलिमेंट हमारे पास सक्सेसिव होते हैं, लगातार एलिमेंट होते हैं। मतलब क्या है, आप देखें बेटा नोट, दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स डेल्टा जेड इक्वल टू 1। मतलब क्या इस बात का देखें बेटा, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, दो लगातार आने वाले एलिमेंट्स के लिए ही अप्लाई करा जाएगा जहां पर डेल्टा जेड इक्वल टू 1 होगा। अब डेल्टा जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो जहां पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर इस पॉइंट को अप्लाई करके देखा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हमने बात करी, तो आप देख सकते हो कि यहां पर दोनों के दोनों एलिमेंट सक्सेसिव है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकालोगे बेटा यहां पर, तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस डेल्टा जेड का वैल्यू कितना आएगा, 8 - 7 1। इसलिए यहां पर पॉइंट अप्लाई हो रहा है। मान लो कि आप सोचो कि सर इससे आगे के लगेगा कि इससे पीछे भी लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के अंदर ही एक पॉइंट अप्लाई होता है, तो उसके आगे और पीछे जाने पर फिर अदर फैक्टर्स काम करने शुरू करते हैं, जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सिमिलरली बेटा देखो आप फॉस्फोरस और सल्फर के अंदर, यहां पर भी आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना चला, यहां पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस डेल्टा जेड का वैल्यू चला यहां पर क्या, 1। डेल्टा जेड का वैल्यू यहां पर चला कितना, 1। 16 ये 15 है, तो आप देख सकते हैं बेटा एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो आप इस पॉइंट में ये बात याद रखेंगे कि यह वाला पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई होता है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए ही अप्लाई करा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब हम नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है एक पेनिट्रेशन पावर। अब आपके सामने एक नया शब्द आया है बेटा, पेनिट्रेशन पावर। वैसे हम इसके बारे में देख चुके हैं जब हम लोग सबसेल्स के बारे में देख रहे थे, जब हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में देख रहे थे, तब हमने आपको इसके बारे में थोड़ा बताया था। पेनिट्रेशन पावर क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबसेल्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन पावर इज। पहले तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर देखे बेटा, एस का मैक्सिमम है, फिर पी का है, फिर डी का है और फिर एफ का है। पहली बात तो आप पेनिट्रेशन पावर का वर्ड का मतलब समझें। पेनिट्रेशन पावर वर्ड का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कौन डीपली पेनिट्रेटेड है, कौन अंदर की ओर ज्यादा भेदन करके रखा हुआ है। मतलब ये हो गया, अगर हम किसी एटम को बाहर से देखें, तो अगर हम किसी एटम को बाहर से देखते हैं तो हमें क्या लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस सबसे नजदीक कौन है बेटा, एस सबशेल, उससे थोड़ा दूर है पी, थोड़ा और दूर है डी, और सबसे दूर कौन है, एफ। तो बाहर से देखने में हमें ऐसा लगेगा कि जो एस सबशेल है वो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अंदर की ओर धंसा हुआ है, डीपली पेनिट्रेटेड है। इसके कंपैरिजन में पी की बात करें तो पी का पेनिट्रेशन कम है, क्योंकि पी थोड़ा सा बाहर है। बस इसी चीज को क्या कहा जाता है बेटा, पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है, कि कौन सा सबशेल कितना डीपली पेनिट्रेटेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन एन एटम। अगर हम किसी एटम को बाहर से देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया बेटा, अगर हम किसी एटम को बाहर से देखें तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि एस सबशेल सबसे अंदर है, इसका मतलब उसका पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर भेदा हुआ है। उसके कंपैरिजन में पी जो होगा वो कम धंसा हुआ होगा, उसका पेनिट्रेशन कम होगा, डी का कम होगा और एफ का तो सबसे ही कम होगा। अब इसका आईपी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पेनिट्रेशन पावर की बात समझ आ चुकी होगी आपको शायद मेरे हिसाब से। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, कौन सा सबसेल ऐसा है जो कि ज्यादा डीपली पेनिट्रेटेड है, अंदर की ओर धंसा हुआ है न्यूक्लियस की तरफ, किसी एटम की अगर हम बात करें तो। अब यहां पर आईपी के रेस्पेक्ट में किस प्रकार बात करी जाएगी देखते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, बेरिलियम और बोरोन, ये दो एग्जाम्पल लिया हमने। हम दोनों के आईपी के बारे में बात करें तो आईपी के बारे में बात करें, आईपी1 के बारे में बात करें, देखते हैं किस प्रकार से। तो बेटा बेरिलियम के लिए हमने देखा कॉन्फिगरेशन क्या बना बेटा, आउटर मोस्ट शेल का 2s2। बोरोन के लिए क्या है बेटा, 2p1। अब आप एक बात देखो बेटा कि 2s2 कॉन्फिगरेशन से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और 2p1 से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है बेटा, एस सबशेल में मौजूद है। सिंस एस सबशेल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इसका मतलब एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा इसके लिए इसका मतलब वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो बात बस इतनी सी ही है कि पेनिट्रेशन पावर जो है वो एस सबशेल की हाई एज कंपेयर टू पी सबशेल। इसका मतलब बेरिलियम में 2s2 कॉन्फिगरेशन है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एस से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जो कि डीपली पेनिट्रेटेड है। इसका मतलब वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि बेरिलियम और बोरोन में अगर हम आईपी1 की बात करें तो 2s2 का आईपी1 हाई है 2p1 से। इसका मतलब आईपी1 की बात करें तो बेरिलियम का आईपी1 हाई है किससे बेटा, बोरोन से। चलिए इसके अंदर आईपी2 की बात करते तो आईपी2 का मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखेंगे। जब हमने दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बेटा अब ये क्या बन गया 2s1, अब ये क्या बन गया 2s2। अब आप देख सकते हो बेटा कि 2s1 और 2s2 दोनों की हम बात करें तो यहां पर अब पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के सबशेल तो सेम हो गए। अब हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि बेटा 2s2 कॉन्फिगरेशन जो है ये फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका आईपी ही हाई होगा। इसलिए अगर हम आईपी2 की बात करें तो आईपी2 के अंदर बोरोन का वैल्यू हाई होगा किससे बेटा, बेरिलियम से।
तो IP1 तो बेरिलियम का हाई है बोरोन से, पर IP2 बोरोन का हाई है, क्यों? बेरिलियम से। आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के IP1 की बात करें तो बेटा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है 3s2, एल्यूमिनियम का है बेटा 3p1। फिर से वही कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से? 3s2 से। यहां पर है 3p1। 3s2 का पेनिट्रेशन पावर हाई है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में मौजूद है, एज कंपेयर टू दैट 3p1 का पेनिट्रेशन पावर लो है, यहां पर अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, इसी वजह से यहां पर IP का वैल्यू कम हो जाएगा। तो IP का वैल्यू कहां हाई होगा बेटा? मैग्नीशियम के लिए। किससे? एल्यूमिनियम से। यहां पर अगर हम IP2 की बात करें या IE2 की बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते से अब ये 3s1 बन जाएगा, ये 3s2 बन जाएगा। अब तो पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर काम नहीं करेगा क्योंकि अब दोनों के सबशेल सेम हो गए। अब हम क्या बोलेंगे? अब हम सिंपली बोल सकते हैं कि सिंस S2 कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज अ फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, दैट्स व्हाई द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मोर इन द केस ऑफ S2 कॉन्फिगरेशन। तो अगर हम IP2 IE2 की बात करें तो IP2 IE2 के अंदर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर IP2 का वैल्यू हाई होगा। किसके लिए बेटा? एल्यूमिनियम के लिए। तो इस तरह से हमने देखा बेटा पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर भी काम किस तरह से करता है। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, जैसा हमने प्रीवियसली देखा था वही पॉइंट यहां पर भी अप्लाई होता है कि दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, जहां पर डेल्टा जेड का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो जो बात हमने देखा था स्टेबिलिटी वाले फैक्टर में, वही बात यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। मतलब क्या है कि ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करा जाएगा जब एलिमेंट कंसेक्यूटिव होगा, एक के बाद एक होगा, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस डेल्टा जेड का वैल्यू 1 होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 4 होता है। बोरोन का क्या होता है बेटा? 5 होता है। अब अगर आप यहां पर डेल्टा जेड का निकालें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसीलिए फैक्टर यहां पर लग रहा है। आप सोचे कि इसके आगे और पीछे लग जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, एल्यूमिनियम का होता है बेटा 13, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर डेल्टा जेड का वैल्यू डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर अप्लाई होता है? ये भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जहां पर 1 है वहीं पर अप्लाई हो सकता है। तो बेटा हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि IP को अफेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने क्या देखा था बेटा? Z इफेक्टिव। दूसरा देखा था बेटा हमने रेडियस। फिर हमने आयंस के लिए बात करी थी। उसके बाद हमने एक फैक्टर देखा था बेटा स्टेबिलिटी, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन की, और लास्ट में देखा हमने क्या बेटा? पेनिट्रेशन पावर। अब इन सभी फैक्टर को क्लब करते हुए हम वेरिएशंस की बात करेंगे कि किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं IP में, मतलब कि किसी पीरियड में किस तरह से वेरिएशन होगा और किसी ग्रुप में किस तरह से वेरिएशंस होगा, और हम इसके बेस पर और आगे भी बातें करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आया वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, और सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम इन अ पीरियड, किसी पीरियड में क्या होगा। अब किसी पीरियड के अंदर हमें बात जानते हैं कि मोस्ट डिटरमाइनिंग क्वांटिटी कौन होती है बेटा? Z इफेक्टिव। किसी पीरियड के अंदर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी कौन है बेटा? Z इफेक्टिव। और Z इफेक्टिव के लिए हमें बात जानते हैं कि Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है तो IP का वैल्यू बढ़ता है। इसका मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, IP का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ में। ऑर्डर ऑफ IE1 या फिर IP फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, क्या ऑर्डर होगा? पहले हम एक काम करते हैं, सभी एलिमेंट्स को एक एक करके यहां पर इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। तो हमने बेटा सभी एलिमेंट को ऐसे मेंशन कर लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सब हमारे पास में एलिमेंट आ गए। अगला काम हमारा ये होगा कि हम इसमें कॉन्फिगरेशन लिखें। तो अगर हम इन सबका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फिगरेशन लिखें तो क्या होगा बेटा? लिथियम का 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरॉन 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5 और नियोन का क्या होगा बेटा? 2p6 होगा। मानते बेटा, अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। अब हमने क्या देखा बेटा? इन अ पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीज सो IP वुड ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि इधर से इधर की ओर जाने पर लगातार क्या होगा बेटा? लेफ्ट और राइट मूव करे। हमने बोला कि यहां पर Z इफेक्टिव का वैल्यू लगातार बढ़ेगा, इसका मतलब IP का वैल्यू भी लगातार बढ़ना चाहिए। इसका मतलब अगर हम यहां पर IP के ऑर्डर की बात करें तो यहां पर ये बात बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज अगर हम यहां पर IP को इस तरह से बताएं तो IP का वैल्यू लगातार बढ़ना चाहिए, ऑर्डर कुछ इस तरह से आना चाहिए, ये फाइनल ऑर्डर हो जाना चाहिए। तो बेटा क्या ये फाइनल ऑर्डर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ Z इफेक्टिव डिटरमाइनिंग क्वांटिटी नहीं होता, आपने और भी फैक्टर्स पढ़े थे। आप याद करो बेटा, हमने थोड़ी देर पहले क्या फैक्टर पढ़ा था बेटा? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर क्या बोलता है बेटा? कि अगर हम बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो बेटा बेरिलियम में 2s2 है, बोरॉन में 2p1 है, 2s2 का IP का वैल्यू हाई है 2p1 से। इसका मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बेरिलियम को आगे चला जाना चाहिए होगा और बोरॉन को इसकी जगह पर पीछे आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरिलियम है कैसा? पेनिट्रेशन पावर इसका हाई है, बोरॉन का पेनिट्रेशन पावर कम है। सिमिलरली आपने एक और फैक्टर पढ़ा था बेटा, क्या? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन। तो हम उसके बेस पर बात करें तो आप देख सकते हो बेटा नाइट्रोजन क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, जबकि ऑक्सीजन तो ऐसा हाफ फील्ड है नहीं। तो नाइट्रोजन जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आगे चला जाना चाहिए
और ऑक्सीजन जो होगा वो इस ऑर्डर के अंदर पीछे चला जाना चाहिए। तो इसके बेस पर अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर हो जाना चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या फैक्टर अप्लाई करे हैं। यहाँ पर तो हमने बेटा पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर अप्लाई करा है, पीपी वाला फैक्टर अप्लाई करा है, और यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी वाला फैक्टर अप्लाई करा है। यहाँ पर स्टेबिलिटी वाला फैक्टर अप्लाई करा है। समझ में आ रही है बात बेटा आपको? अब आपके बात जो दिमाग में आ रही थी कि सर ऐसा क्यों हुआ कि आगे अप्लाई नहीं हुआ, तो बेटा आगे अप्लाई इसलिए नहीं हुआ, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब ये दोनों फैक्टर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव एलिमेंट में ही देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके आगे फिर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करना शुरू करता है। जैसा भी आपने देखा जेड इफेक्टिव यहां पर डोमिनेट करना शुरू, इसीलिए स्टेबिलिटी वाला फैक्टर और पेनिट्रेशन वाला फैक्टर दोनों के दोनों एटॉमिक नंबर का डिफरेंस डेल्टा जेड इक्वल टू 1 के लिए ही अप्लाई करे जाते हैं। अब आप देखिए बेटा यहां पर अपने पास आईपी का ऑर्डर आ गया। क्या ऑर्डर आ गया बेटा? लिथियम का सबसे कम आ गया, फिर बोरोन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, इंटरचेंज हो गए, फिर कार्बन आ जाएगा, कार्बन आ गया, फिर एन और ओ इंटरचेंज हो गए, तो एन और ओ को हमने इंटरचेंज कर दिया, पीछे ओ आ गया, आगे एन आ गया, फिर हमने एफ लिख दिया, लास्ट में क्या आ गया बेटा? नियोन आ गया। इस तरह से बेटा हमने क्या बताया, ये IP1 या फिर IP का ऑर्डर बता दिया, किसके लिए? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। अब हम चाहें कि इसमें हम IP2 का ऑर्डर बताएं, तो IP2 का ऑर्डर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखना पड़ेगा। तो चलिए सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके IP2 के ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ IP2 या IE2 फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो बेटा पहला काम क्या होगा? एलिमेंट बताए हमने, वापस से वही लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, पर अब की बार हम सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। तो बेटा हमने यहां पर कॉन्फिगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। लिथियम क्या है बेटा? 2s1, बेरिलियम क्या है बेटा? 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जब हम सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब क्या कॉन्फिगरेशन बनेगा उसको देखें आप। तो 2s में से इलेक्ट्रॉन निकला तो बन गया 1s2, ठीक है, 1s2 बन गया बेटा। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो पीछे बन गया 1s2। 2s2 से बना 2s1, 2p1 से 2s2, 2p2 से 2p1, 2p3 से 2p2, 2p4 से 2p3, 2p5 से 2p4, 2p6 से 2p5। अब पहली बात तो आप इसमें एक बात देखें कि पहला वाला ये जो 1s2 बना है ये बाकी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि 2s1 से लेकर के अगर आप कंपेयर करें 2p5 तक तो इन सबके लिए सेल नंबर एक जैसा है, इन सबके लिए सेल नंबर एक जैसा है। ये सब के सब सेकंड सेल वाले मेंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर अब ये जो है 1s2 वाला यह फर्स्ट सेल वाले मेंबर की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट सेल वाले मेंबर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें सेकंड सेल तो बचा ही नहीं, और फर्स्ट सेल वाले मेंबर की तरह बिहेव करेगा तो फर्स्ट सेल वाले का रेडियस तो वैसे ही कम होता है बाकियों से। इसका मतलब ये होगा, ये बात कही जा सकती है कि यहां पर IP का वैल्यू हाई होना चाहिए। दूसरी बात आप ये बात देख सकते हैं कि 1s2 कॉन्फिगरेशन हीलियम का कॉन्फिगरेशन है, हीलियम का कॉन्फिगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन है। तो इन दोनों कारणों की वजह से यहां पर सेल नंबर भी कम हो रहा है और एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी अचीव हो रहा है। तो ये बात तो कही जा सकती है कि ये वाला 1s2 वाला जो कॉन्फिगरेशन होगा इसका IP का वैल्यू तो सबसे हाई ही होगा, इसका IP का वैल्यू सबसे हाई होगा। तो अगर हम इसके अंदर IP का ऑर्डर बताने की कोशिश करेंगे तो ये बात हम बता सकते हैं कि यहां पर तो हाईएस्ट होगा। अब हम बाकी में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए बाकी में कंपेयर करते हैं बेटा। बोल सकते हैं बेटा 2s1 से लेकर 2p5 तक सबके सब एक पीरियड की तरह वर्क करेंगे, लगातार यहां पर z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, z इफेक्टिव वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब यहां पर IP का वैल्यू भी लगातार बढ़ेगा। ठीक है, IP का लगातार बढ़ेगा तो हम IP का ऑर्डर बता देते हैं बेटा क्या होगा। तो IP का ऑर्डर लगातार इंक्रीजिंग होगा, तो IP का ऑर्डर ऐसा बता दिया हमने कि लगातार बेटा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो बेरिलियम से बड़ा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, ये ऑर्डर होगा। अब हमने और फैक्टर भी देखे थे, पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर देखा था बेटा। हमने क्या देखा था बेटा कि 2s2 का IP का वैल्यू 2p1 से हाई है। तो बेटा देखो आप बोरोन के लिए 2s2 है, कार्बन के लिए 2p1 है। बोरोन के लिए अब 2s2 हो गया, कार्बन के लिए 2p1 हो गया। 2s2 का IP हाई है 2p1 से, तो अब इस ऑर्डर के अंदर इसको आगे चला जाना चाहिए और कार्बन को पीछे आ जाना चाहिए। सेम टू सेम बेटा हमने देखा था 2p3 और 2p4 के अंदर 2p3 हाफ फील्ड है, 2p4 कैसा है? पार्शियली फील्ड है। 2p3 के लिए IP का वैल्यू हाई होगा। अब 2p3 कौन है? ऑक्सीजन। अब 2p4 कौन है? फ्लोरीन। तो मतलब इस ऑर्डर के अंदर अब ऑक्सीजन को आगे चला जाना चाहिए और फ्लोरीन को पीछे आ जाना चाहिए। और रही बात लिथियम की, तो जस्ट अभी हमने देखा है कि लिथियम के लिए तो IP हाईएस्ट होगा, तो इसको इस ऑर्डर के अंदर सबसे आगे चला जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बात समझ आ रही है बेटा आपको? सबसे आगे क्यों चला गया? सेल नंबर भी कम हो गया है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी अचीव कर ली है, इसलिए ये सबसे आगे चला जाएगा। तो अगर हम फाइनल ऑर्डर बताना चाहें IP2 का तो वो क्या होगा? तो सबसे कम होगा बेटा बेरिलियम का, फिर होगा बेटा किसका? कार्बन का, फिर होगा किसका बेटा? बोरोन का, कार्बन बोरोन में इंटरचेंज हो गया, फिर होगा किसका बेटा? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नियोन, और सबसे आगे कौन चला गया बेटा? लिथियम चला गया। तो इससे इस तरीके से बेटा हमने देखा IP2 का ऑर्डर क्या होगा। सिमिलरली आप IP2 के बाद IP3 का ऑर्डर भी इसे चेक करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सेम टू सेम आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे, IP का ऑर्डर बताया चला जा सकता है।
पर मेनली आपको जो ध्यान देना है बेटा वो IP1 और IP2 के ऑर्डर पर ही ध्यान देना है। इसी के बेस पर अधिकतर सवाल पूछे गए हैं प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। पर हाँ, अगर आप चाहें तो आगे के ऑर्डर भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बता सकते हैं। अब जैसा भी हमने सेकंड पीरियड के लिए बताया, कुछ कुछ वैसा ही ऑर्डर किसके लिए आएगा बेटा, थर्ड पीरियड के लिए भी आएगा। थर्ड पीरियड के लिए हम बताएं बेटा तो सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। और मेरे हिसाब से बात समझ सकते हैं बेटा ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है। यहां पर भी वही फिलहाल फैक्टर सब काम करेंगे, आप खुद से सोच करके देख सकते हैं। अब ये सब बातें जो हमने देखी, इसके बाद इसके बेस पर हम क्या क्या मेन बातें बोल सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम आईपी इन अ पीरियड इज ऑफ नोबल गैस। जैसा कि आप यहीं से देख सकते हैं बेटा, ये थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम। यहां पर हमें मैक्सिमम आईपी किसका मिला बेटा, आर्गन का मिला। आप ये बात भी देख सकते हैं बेटा कि थोड़ी देर पहले जस्ट हमने क्या देखा था बेटा कि अगर हम IP1 की बात करें तो IP1 बेटा हाईएस्ट किसका मिला था हमें, सेकंड पीरियड में हमें किसका मिला था बेटा, नियोन का। नियोन भी क्या है बेटा, एक नोबल गैस है। इसका मतलब यह बात कही जा सकती है कि अगर हम आईपी की बात करें तो किसी भी पीरियड के अंदर IP1 मैक्सिमम किसका होगा, तो मैक्सिमम आईपी किसका होता है बेटा, नोबल गैस का होता है। अच्छा, मिनिमम किसका होगा, जो सबसे पहले लिखा होगा उसका मिनिमम होगा। सबसे पहले कौन लिखा है बेटा, सोडियम। जैसे इसके पहले लिखा था बेटा लिथियम, जो कि कौन होता है, अल्कली मेटल। तो मैक्सिमम आईपी किसी पीरियड में किसका होता है बेटा, मैक्सिमम आईपी होता है नोबल गैस का। मिनिमम आईपी किसका होता है बेटा, अल्कली मेटल का। किसी पीरियड में मैक्सिमम आईपी किसका होता है बेटा, नोबल गैस का। मिनिमम आईपी किसका होता है बेटा, अल्कली मेटल का होता है मिनिमम आईपी।